आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये बात बहुत ही अच्छी है, मजे की भी है। तो उसमें क्या होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? सो द आइडियल मीन्स जो हमारा बोला हुआ सब कुछ करते हैं उसको आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं। जो हमारे बताई हुई इंस्ट्रक्शन नहीं करते उसको नॉन आइडियल बोलते हैं। तो हम जो बताते हैं वो सब कुछ करने वाले स्टूडेंट भी नहीं होते, हम जो बताते हैं उसमें से कुछ भी करने वाले भी स्टूडेंट नहीं बोलते। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है किसी भी कंडीशन में ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे उसको आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, और किसी भी कंडीशंस में ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे उसको नॉन आइडियल बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। सॉल्यूशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वन इज द आइडियल सॉल्यूशंस एंड अनदर वन इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Non-ideal solutions is further divided to the positive deviations and negative deviations. So बच्चों किसको हम आइडियल बोलेंगे? आइडियल वो होता है जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी अफेक्ट नहीं करते, तो उसको बोलते हैं देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें कुछ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बात आ जाएगी, देखते हैं कैसे आती है। तो अभी हमने एक यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस एंड पॉजिटिव डिविएशंस एंड नेगेटिव डिविएशंस, तो ये दोनों चीज मिला के वी कैन से दैट दिस इज नॉन आइडियल। बोल सकते हैं। तो हमारा जो राउल्ट्स लॉ है PS इज इक्वल टू PA प्लस PP, अगर कोई भी कंडीशन में वो राउल्ट्स लॉ ऑबे करता है ना उसको बोलते हैं एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, उसको आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। बच्चों आपको आइडियल गैस भी पता होगा, तो आइडियल गैस भी ऐसी कुछ चीज थी कि इन दैट केस आल्सो वी कैन से दोज follow the ideal gas equations for any pressure and temperature is known as a ideal gas. The solutions which follow the Raoult's law. What is Raoult's law? तो हम बता सकते हैं कि भाई PS is equal to PA plus PP. Okay. A solution does not obey the Raoult's law or the entire range. तो हम यहाँ ऐसा भी बता सकते हैं कि PS is equal to PA plus PB नहीं होगा। अगर वो इक्वल टू नहीं होता तो क्या हो जाएगा? आइदर ये ग्रेटर हो जाएगा और ये लेस भी हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर होता है, प्रैक्टिकली टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस, और अगर प्रैक्टिकली प्रेशर्स कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशंस। Dear student, in this case you must have to remember that the positive deviations and negative deviations, the terminology are based on a vapor pressure only. वेपर प्रेशर में जो बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशंस, वेपर प्रेशर कम होता है प्रैक्टिकली तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशंस। चलते हैं तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा है इसमें प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस इज लेस देन द प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर। इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस इज लेस देन द प्रेडिक्टेड बॉइलिंग। तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किसी चीज के बला है तो वो वेपर प्रेशर की बला है। तो
हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि वेपर प्रेशर से ही प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए वो उसको ऊपर डिपेंड होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो चीज है जो वेपर प्रेशर पर डिपेंड होती है। देखो ये सभी चीज आती कहाँ है से है, तो ये सबसे बड़ी चीज हमारी मोलेक्यूल होते हैं। मोलेक्यूल के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्स होते हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्स से हमें वेपर प्रेशर की रिलेशंस मिलती है। वेपर प्रेशर की रिलेशन से हम बॉइलिंग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होता है कि बच्चों देखो, पहले हमारे पास एक सॉल्वेंट है और दूसरा हमारे पास सॉल्यूट है। ये पानी, ये वाटर ले लेते हैं और उसको हम शुगर बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसमें होगा तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगे जब अकेले होंगे, तो इसमें होगा तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगे। जब उसका सॉल्यूशंस बनेगा तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। एंड यू नो वेरी वेल दैट जितना इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़ेगा इतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन होता है, प्रैक्टिकली वो बढ़ता है। उसका मीनिंग ये होता है कि उसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्स बच्चे कैसे हो जाएंगे, कम। तो हमारा कुछ कंक्लूजन इस तरह आ गया है कि इफ इंक्रीज इंटरमोलेक्युलर फोर्स then decrease vapor pressure, then decrease vapor pressure, increase boiling point, right? So ये बात हो गई वीक एंड स्ट्रॉन्गर की। हम ऐसा भी बता देते हैं कि भाई वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स कम करना है। तो देखो इसमें एक इथेनॉल की बात है। इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जब इसमें एसीटोन आ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कम होता है, हो जाते हैं। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन है। इसमें फिनॉल एंड एनिलीन है। फिनॉल एंड एनिलीन दोनों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे आया हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो उसमें इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, तो हम बच्चों ऐसा बता सकते हैं कि जहां एसिड आता है, एसिड ये सब पॉजिटिव डिविजन्स में आएंगे क्योंकि एसिड है ना, दैट विल मेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर HCOOH, फिर हम बताएंगे वाटर एसिटिक एसिड्स, फिर हम बताएंगे वाटर एंड HNO3, फिर एनिलीन, और वो तो लिखा हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड वाला। फिर जितने क्लोरोफॉर्म्स आते हैं वो सब पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें इतना बोलते चलते हैं कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन वाले जो भी है इसमें उसको इसमें डालना है। जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं दैट आर given in NCERT, so it is compulsory required to be remember it. Then whatever I have written with this marker pen, that does not require. तो जो बेंजीन वाली चीजें आती है इसमें आती है, और जो सिमिलर आते हैं, सिमिलर मीन्स हेक्सेन प्लस हेप्टेन की बात, तो उसमें कुछ डेविएशन नहीं होता, वो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म CCl4 प्लस SiCl4। फिर हम बताते हैं कि ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो ये सभी बातें हो गई हमारी। तो हम ये कंक्लूजन पे आके पहुंचे हैं कि वेपर प्रेशर के बेसिस पे पॉजिटिव डिवीजन नेगेटिव डिवीजन बोला जाता है।
पॉजिटिव डेविएशंस वेपर प्रेशर बढ़ाना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम करना है मीन्स कि उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डालना है। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है और अप्रोटिक सॉल्वेंट डालना है। ठीक, तो चलते हैं फिर आगे। ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये प्रेशर देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रेशर कुछ यहां से यहां पर आता है, ग्रीन लाइन ये इतना आता है। तो ये ग्रीन लाइन सॉल्यूशंस का प्रेशर ये होना चाहिए। तो बच्चों ये सॉल्यूशंस का प्रेशर नहीं होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है। तो जब बढ़ोतरी होती है ना तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस, और यहाँ पे कटौती होती है। तो क्या होता है कि that decrease the वेपर प्रेशर, तो उसमें नेगेटिव डेविएशंस होता है। ऐसे मोल फ्रैक्शंस चेंज होते रहते हैं और यहाँ से हम सॉल्यूशंस का प्रेशर फाइंड करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस में ये चीज यहाँ पे ही होगी। देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा। देखो आप ऐसा इतना प्रेडिक्ट करते हो तो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम ही आके खड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ना आइडियल सॉल्यूशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ हमें जाना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो वो क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एजियोट्रॉप्स क्या है। देखो बच्चों कोई भी सॉल्यूशंस एंटायर टेम्परेचर पे एजियोट्रॉप्स नहीं होता। कोई भी सॉल्यूशंस और कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशंस गिवन टेम्परेचर पे ही एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो वो क्या है? एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स ये चीज है, आपने सपोज एक्स एंड वाई ले लिया, एक्स एंड वाई को मिक्स किया। सो आफ्टर मिक्सिंग एक्स एंड वाई, ये मैंने एक्स डाल दिया, अब इसमें वाई भी डाल देता हूं। आप उसको हीट करते हो किसी को, तो उसमें क्या होता है, द कंपोजिशन इन वेपर फेज is same as a composition in a liquid phase। ये चीज बहुत ही बड़ी है। जो कंपोजिशन लिक्विड में होगा वही कंपोजिशन वेपर में होगा। सो आवर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। बच्चों यही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर दोनों बॉईल होना स्टार्ट होते हैं। दोनों बॉईल होना तो होगा ही, पर उसके साथ साथ उसमें कंपोजिशन भी सेम होगा। कंपोजिशन में कुछ चेंज नहीं आता, तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियो मीन्स सेम। हम उसको याद रखने के लिए ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई देखो यहां से यहां इक्वल, देखा इक्वल का साइन लगता है, जेड इक्वल जैसा लगता है। तो हमें याद रहना चाहिए कि इक्वल क्या होता है। तो बच्चों इसमें इक्वल वो होता है कि कंपोजिशन। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन से उसका एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में उसका ही सेपरेशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ये तो दोनों ही साथ बॉइल होने स्टार्ट हो जाते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। उससे आगे देयर आर टू टर्मिनोलॉजी, वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप एंड अनदर वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप। बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप मींस कि उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उससे कम होगा। देखो हमारे पास एक सॉल्यूट है, दूसरा हमारे पास एक सॉल्वेंट भी है, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ लो x है, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट y है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट में होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मींस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज अ पॉजिटिव डेविएशन and it show the larger positive deviations from the Raoult's law.
ऐसा नहीं होता कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर अ नेगेटिव डिविजन, बट मिनिमम एजियोट्रॉप्स आर अ पॉजिटिव डिविजन, राइट? सो इथेनॉल एंड वाटर, इस दोनों में इथेनॉल के बीच में और वाटर के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं, पर जब इसमें वाटर में दोनों को मिक्स करते हैं तो नया बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज ये अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए उसको पॉजिटिव डिविजन्स बोलते हैं। तो मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? द शोज द नेगेटिव डिविजन्स। और नेगेटिव डिविजन्स कब होगा बच्चों? जब इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा। उसमें हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कब आएगा? जब एसिड आ जाएगा। तो बच्चों इसमें नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, इसमें वाटर दिया हुआ है। तो अभी ये परसेंटेज भी कुछ एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं और हमको उसका वो भी थोड़ा बहुत याद रखना है। तो हम एक चीज हमने यहाँ से कंक्लूड की हुई है, और दोज कंक्लूडेड चीज आर, हम पहले HNO3 का क्या फाइंड कर देते हैं भाई? मोलिकुलर वेट। तो 48 + 14 + 1 ये करीबन 63 के करीबन होता है। तो उसके आसपास वाला जो है वो हमारा नाइट्रिक एसिड 68, और वाटर का कुछ 18 हो जाता है, ठीक? तो उसके डबल कर देते हैं ना, उसके नियर बाय वो 32 के आसपास आ जाता है। तो इस तरह से हम नियर बाय बोल सकते हैं। कैसे? देखो आपको 68 याद कैसे आएगा कि आपने मोलिकुलर वेट के नजदीक कुछ है, तो उसके आसपास का जो आंसर होगा वो आप पहुंच पाओगे। अगर आप ऐसे याद नहीं रखोगे तो आप मगअप करोगे भी 68 तो 68 आपको क्यों याद आएगा? उसको क्यों आना चाहिए? वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो ये टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 डिग्री के करीबन 20.5 डिग्री के करीबन होता है, बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा देन देयर कुड बी अ चेंजिंग इन कंपोजिशंस। तो ये 20 डिग्री पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे, ठीक।